एक पुरानी कहावत है कि अगर किसी को बिना उसका खून बहाए मारना तो उससे उसकी इज्जत, उसका वकार, उसका अभिमान छीन लीजिए। वह अपने आप बिना पानी की मछली की तरह तड़प तड़प कर मर जाएगा। और यही है 48 लॉज ऑफ पावर का पांचवा लॉ। सो मच डिपेंड्स ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। मतलब आपकी प्रतिष्ठा या इज्जत पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे अपने जीवन से भी ज़्यादा सुरक्षित रखें, क्योंकि आप फना हो सकते हैं, आपके पास जो है वो फना हो जाएगा, लेकिन आपने जो इज्जत कमाई है वो जब तक ये दुनिया कायम है तब तक कायम रहेगी। क्योंकि आपकी रेपुटेशन सिर्फ लोगों में आपके कद्र को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये आपके दुश्मनों को भी खौफ से भर देती है, भले ही आप निहत्थे क्यों ना हो। जैसा कि चीन के ग्रेट जनरल और सुहु राजवंश के सेनापति चुको लियांग के साथ हुआ, जिन्हें स्लीपिंग ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। हुआ यूं कि एक बार लियांग ने अपने फोर्सेस को दूसरी जगह भेज दिया और खुद कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ एक छोटे से शहर में आराम करने लगे। तभी कुछ देर बाद एक सैनिक उनके पास भागते हुए हाफते हुए पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, जनरल श्याम ही ने हमें अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ घेर लिया है। एक पल के लिए तो जनरल लियांग के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाला, बिना यह सोचने पर समय गवाए कि आखिर ये सब हुआ कैसे। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर अपने झंडे को उतार दो, शहर के दरवाजे को खोल दो और कहीं जाकर छुप जाओ। और खुद उन्होंने ट्विस्ट रोप को पहनकर अपना ल्यूट उठाया और उस शहर के सबसे ऊंची दीवार पर चढ़ गए, जहां से उन्हें साफ साफ देखा जा सकता था, और ल्यूट बजाने लगे। और अभी कुछ देर ही हुई थी कि श्याम ही अपने सैनिकों के साथ दरवाजे पर खड़ा था। तब अचानक उसका ध्यान उस व्यक्ति पर पड़ा जो दीवार पर बैठकर ल्यूट बजा रहा था, और उसे देखते ही श्याम ही पहचान गया कि वह जनरल लियांग है, और बिना देरी किए हुए वो अपने सैनिकों के साथ वापस लौट गया। तो अब सवाल उठता है कि आखिर वह कौन सी चीज़ थी जिसके कारण श्याम ही जनरल लियांग को अकेला देखकर भी उस शहर में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और वह चीज़ थी जनरल लियांग की रेपुटेशन या ख्याति, क्योंकि इससे पहले भी श्याम ही कई बार जनरल लियांग से लड़ चुका था, और उसे मालूम था कि जनरल लियांग जो करते हैं उसके पीछे उनकी एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी होती है। इसलिए उस शहर का खुला दरवाज़ा और दीवार पर बैठकर जनरल लियांग का ल्यूट बजाना उसे अपने लिए बिछाया गया जाल समझ में आया, और उसने अपने कदम पीछे ले लिए। क्योंकि आपकी ख्याति हो या बुराई, यह हमेशा आपसे 2 कदम आगे चलती है। इसलिए तो समाज में जब तक आपका रेपुटेशन बना रहता है, लोग आपको पूछते हैं, लेकिन जहां आपकी रेपुटेशन पर बुराई हावी होने लगती है, वही लोग आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए अपने रेपुटेशन पर होने वाले संभावित हमलों के प्रति सतर्क रहें और उन्हें होने से पहले ही विफल कर दें, क्योंकि यह बनाई भी जाती है और बिगाड़ी भी जाती है। और अगर आप भी इसमें मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको पीटी बार्नम और थॉमस अल्वा एडिसन के लाइफ के 2 इंसिडेंट को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि बनाना और बिगाड़ना ऐसी 2 धारी तलवार है कि जरा सा फिसले तो आप ही की गर्दन गई। तो पहला इंसिडेंट है मिस्टर पीटी बार्नम की, जो अमेरिका का सबसे बड़ा शोमैन बनना चाहता था, जिसके लिए वो मैनहट्टन में एक म्यूजियम खरीदना चाहता था ताकि वह और फेमस हो सके। इस म्यूजियम की कीमत $15,000 थी, लेकिन दिक्कत ये था कि बार्नम के पास पैसा नहीं था, ना ही कोई बैंक उसे लोन देने को तैयार था। चूँकि बार्नम और म्यूजियम के मालिक के बीच में सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट था, म्यूजियम के मालिक ने आखिरी मिनट में उस म्यूजियम को पेल्स के म्यूजियम के डायरेक्टर को भेज दिया। और जब बार्नम ने उस म्यूजियम के मालिक से नाराज़गी जाहिर की तो उसने कहा, बार्नम डज नॉट टेक इट पर्सनल बिकॉज बिजनेस इज बिजनेस। और यह बात बार्नम के दिल को लगी, और उसने अपना बदला लेने के लिए पेल्स के रेपुटेशन को ही टारगेट करना शुरू किया। उसने अखबारों में एक लेटर राइटिंग कैंपेन शुरू किया, जिसमें पेल्स के ओनर को ब्रोकन डाउन बैंक डायरेक्टर बुलाया करता और लोगों को आगाह करता कि वो पेल्स के स्टॉक न खरीदें, क्योंकि कंपनी की हालत ठीक नहीं है और ये कभी भी डूब सकती है। और उसका यह कैंपेन रंग लाया। धीरे धीरे पेल्स के स्टॉक गिरने लगे, जिससे उबरने में पेल्स को सालों लग गए। लेकिन अब बार्नम के सामने एक ताकतवर दुश्मन खड़ा हो गया था, जो किसी भी कीमत पर उसको बर्बाद कर देना चाहता था। जिसके लिए पेल्स ने एक शो को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें वह लोगों को हिप्नोटाइज करता
जो कि उस समय एकदम नया नया एक्ट था, जिससे धीरे धीरे फिर से उसके ऑडियंस बढ़ने लगे और अब बार्नम के सामने फिर से एक बार अपने रेपुटेशन को बचाने का और पेल्स के रेपुटेशन को कम करने का चैलेंज था। तब बार्नम ने भी वैसा ही शो ऑर्गेनाइज किया, लेकिन वह चाहे कितनी भी कोशिश कर लेता, लोग हिप्नोटाइज नहीं होते। उल्टा उसका मैजिकल शो लाफ्टर शो में बदल गया, लेकिन वह इस शो को रोज चलाता, जिससे लोगों में हिप्नोटाइज के शो को लेकर जो क्यूरियोसिटी थी वो बोरियत में बदलने लगी और इसका असर पेल्स के शो पर भी पड़ा, जिससे वो कभी उबर नहीं पाया। लेकिन बार्नम ने पूरी जिंदगी अपने रेपुटेशन को बनाए रखा। तो अब सवाल उठता है कि आखिर बार्नम ने पेल्स के रेपुटेशन को डाउन करने के लिए कौन सी ट्रिक का यूज़ किया। बार्नम ने इसके लिए 2 ट्रिक का यूज़ किया। पहला, उसने लोगों के मन में पेल्स के म्यूजियम को लेकर डाउट क्रिएट किया। जैसे उसने पेल्स के खिलाफ प्रोपेगेंडा इस्टेब्लिश किया कि पेल्स के स्टॉक डूब रहे हैं, उसका फंड इंसॉल्वेंसी के कगार पर है। और डाउट एक ऐसा ताकतवर वेपन है जो एक बार दिमाग में बैठ गया तो ताजीवन दिमाग से निकलने वाला नहीं, क्योंकि अगर डाउट क्लियर करने के लिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे तो लोग कहेंगे ये इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है, ज़रूर इसी की गलती है। और नहीं कुछ बोलेंगे तो भी लोगों के शक के दायरे में होंगे, जैसा कि पेल्स के साथ हुआ। और बार्नम की दूसरी ट्रिक थी पेल्स को झूठा साबित करना, जो कि उसने पेल्स के हिप्नोटाइज के शो का फेक डिमॉन्स्ट्रेशन करके किया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। एक तो पहले इसे पेल्स को लेकर लोगों के मन में डाउट था, और जब बार्नम ने उसके शो का फेक डिमॉन्स्ट्रेशन किया तो लोगों को पेल्स को झूठा ठहराने में जरा सा भी देर नहीं लगा। और इसीलिए फ्रेडरिक नेस्ले कहते हैं कि बुरी प्रतिष्ठा की तुलना में बुरे विवेक से निपटना आसान है। और जैसे मैंने पहले कहा, जब आप रेपुटेशन को बनाने और बिगाड़ने का खेल खेलते हैं तो आपको उस 2-धारी तलवार पर चलना होता है, जिस पर जरा सा फिसले तो आपकी रेपुटेशन खुद दांव पर लग जाएगी, जैसा कि थॉमस अल्वा एडिसन के साथ हुआ। थॉमस अल्वा एडिसन और निकोलस टेस्ला के बीच की अदावत किसी से छिपी नहीं है। जब एडिसन ने डायरेक्ट करंट मतलब डीसी का ईजाद किया तो उन्होंने कहा कि इस करंट को आप अपने रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब निकोलस टेस्ला ने अल्टरनेट करंट मतलब एसी का ईजाद किया तो उन्होंने बताया कि रोज़मर्रा के जीवन के लिए अल्टरनेट करंट बेहतर है, डायरेक्ट करंट आपके किसी काम का नहीं। यह बात एडिसन को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने टेस्ला की प्रतिष्ठा को बर्बाद करने का निश्चय किया, जनता को यह विश्वास दिलाकर कि अल्टरनेट करंट स्वाभाविक रूप से असुरक्षित थी। इसके लिए उन्होंने सभी प्रकार के घरेलू जानवर को पकड़ लिया और उन्हें अल्टरनेट करंट का झटका देने लगे, जिससे कई जानवर मारे गए। लेकिन वो यही नहीं रुके, उन्होंने 1890 में न्यूयॉर्क जेल अथॉरिटी को अमेरिका के सबसे पहले इलेक्ट्रिक डेथ एग्जीक्यूशन को अल्टरनेट करंट से ऑर्गेनाइज करने के लिए मना लिया, जिसका असर उस इंसान की दर्दनाक मौत से हुआ, जिसने एडिसन के रेपुटेशन को बहुत डैमेज किया, जिससे उबरने में उन्हें कई साल लगे। इसलिए कभी भी हमला करने में ज़्यादा आगे ना बढ़ें, क्योंकि इससे उस व्यक्ति की तुलना में आपकी अपनी प्रतिशोध की भावना पर अधिक ध्यान जाएगा। जैसे शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहों के साथ खेलता है, क्योंकि उसकी आक्रामक प्रतिक्रिया उसकी प्रतिष्ठा को ही खराब कर देगी। तो भैया, अब मुद्दा मामला ऐसा है कि जीवन में आपकी इज्जत, वकार, अभिमान या फिर रेपुटेशन का कोई तोड़ नहीं। इसलिए आपको अपने रेपुटेशन को लेकर हमेशा सजग और चौकन्ना रहना चाहिए। और रही बात दूसरे की रेपुटेशन को बिगाड़ने की, तो ये जुए की तरह है, जिसमें जीत गए तो राजा और हार गए तो रंक। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।